आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू स्केजुलिंग के हवाले से। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्केजुलिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्केजुलिंग क्राइटेरिया और स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स। हमने चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के स्केजुलिंग होती हैं। एक हमारे पास होती है लॉन्ग टर्म स्केजुलर, एक हमारे पास होता है मीडियम टर्म और एक हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म या सीपीयू स्केजुलर। लॉन्ग टर्म स्केजुलर मल्टी यूज़र सिस्टम्स में होता है या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता है, और इसमें हमारे पास जब एक से ज़्यादा यूज़र्स डिफरेंट जॉब सबमिट करवाते हैं तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब को एडमिट किया जाएगा और कौन सी जॉब सिस्टम का पार्ट बनेंगी और कौन सी जॉब को फॉर द टाइम बिंग एडमिट नहीं किया जाएगा। इसको हम बाज़ दफ़ा एडमिशन लेवल स्केजुलर भी कहते हैं। मीडियम टर्म स्केजुलर हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे सिस्टम पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम सम टाइम कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड कर देते हैं, और जब हमारे पास वर्कलोड कम हो जाता है तो जो सस्पेंडेड प्रोसेस होते हैं हम उनको रिज्यूम करते हैं। तो मीडियम लेवल स्केजुलर ये डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब को सस्पेंड किया जाएगा और फिर उन जॉब्स को 1 बाय 1 करके रिज्यूम किया जाएगा। जबकि शॉर्ट टर्म स्केजुलर या सीपीयू स्केजुलर जो है वो ये डिसाइड करता है कि अगर हमारे पास रेडी क्यू में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट जो है वो रनिंग स्टेट में मूव करेगा। इस चैप्टर में हम इसी सीपीयू स्केजुलर या शॉर्ट टर्म स्केजुलर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। हमारे पास जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो हम उसकी एग्जीक्यूशन को 2 तरह के बर्स्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास कहलाता है सीपीयू बर्स्ट और एक हमारे पास कहलाता है आईओ बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट से मुराद ये है, ये वो टाइम है जब प्रोसेस सीपीयू को यूज़ करता है कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट लोड करनी है, कोई ऐड करनी है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वैल्यू को रीड करना है, वैल्यू को राइट करना है, तो ये सारा हमारे पास क्या कहलाता है, सीपीयू बर्स्ट कहलाता है। और फिर सम टाइम प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर करनी है, कोई डेटा गेट करना है किसी दूसरे प्रोसेस से, तो उसके लिए उसको आईओ ऑपरेशन का वेट करना पड़ता है। तो होता यह है कि सीपीयू बर्स्ट होता है, फिर उसके बाद एक आईओ बर्स्ट आता है, फिर अगेन सीपीयू बर्स्ट आता है, फिर आईओ बर्स्ट आता है, और ये साइकिल हमारे पास जो है वो रिपीट होता रहता है। अब नंबर ऑफ सीपीयू बर्स्ट या आईओ बर्स्ट कितने होंगे ये डिपेंड करता है प्रोसेस की नेचर पे और प्रोसेस की लेंथ के ऊपर, ये वेरी करेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो सीपीयू बर्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे लिए इसमें मेन कंसर्न है। सिस्टम की परफॉर्मेंस सीपीयू बर्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हम जितना एफिशिएंटली सीपीयू बर्स्ट रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे उतना ही बेहतर हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। और मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑब्टेन करने के लिए हमने चूँकि मल्टी प्रोग्रामिंग करनी है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे और हर प्रोसेस के अंदर ये सीपीयू और आईओ बर्स्ट की जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव वे में आ रहे होंगे। एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है इसमें सीपीयू बर्स्ट टाइम्स के हवाले से। हमने कहा कि हमारे पास सीपीयू बर्स्ट आ रही हैं, अब सीपीयू बर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। तो एक स्टडी है वो ये बताती है कि हमारे पास जो यहाँ पे एक्स एक्सिस में गिवन है बर्स्ट ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड्स, और जबकि हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है। तो वो ये स्टडी हमें ये बताती है कि ज़्यादातर जो सीपीयू बर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है वो इस टाइम रेंज के अंदर है। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 140 और 160 के दरमियान, इट्स अराउंड अबाउट 150 है। और अगर ये टाइम देखें तो ये आप 0 और ये समवेयर 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड और 4 मिली सेकेंड का होगा। और जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी जब हम 8 पे पहुंचे हैं तो ये ग्राफ पहले हमारा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ और 8 के बाद ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो सीपीयू बर्स्ट होते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के होते हैं, और उनका टाइम क्या होगा, से वो 0.0 से लेके 4 या 6 मिली सेकेंड तक होगा। और 8 या 8 से बड़े जो सेकंड के मिली सेकंड के सीपीयू बर्स्ट हैं वो उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्मली प्रोसेस के जो सीपीयू बर्स्ट होते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के होते हैं, और उसके बाद जो है प्रोसेस का कोई ना कोई आईओ बर्स्ट आ जाता है। सीपीयू स्केजुलर हमने पहले ही कहा कि इट सेलेक्ट्स फ्रॉम अमंग द प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू एंड एलोकेट द सीपीयू टू वन ऑफ देम।
तो हमारे पास रेडी क्यू में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं और आपने उनमें से किसी एक प्रोसेस को नेक्स्ट सीपीयू असाइन करना है। तो जो ये सीपीयू स्केड्यूलर है वो ये डिसीजन करेगा कि आपने किस प्रोसेस को नेक्स्ट सीपीयू जो है वो असाइन करना है। इसको हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, फीफो भी हो सकता है, प्रायोरिटी बेस्ड भी हो सकता है, या डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि सीपीयू स्केड्यूलिंग डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन आवर प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट और टर्मिनेट्स। ये वो 4 सिचुएशंस हैं जब हमारे पास सीपीयू स्केड्यूलिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक प्रोसेस रनिंग में है, वो कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब है वो एग्जिट स्टेट पे चला गया, और उसके बाद कोई नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो रेडी से रनिंग में आएगा। अगर वो प्रोसेस रनिंग में था और उसके बाद वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में चला गया, क्यों? अभी हमने डिस्कस किया कि सीपीयू साइकिल के बाद, वो सीपीयू बस के बाद वो आईओ बस आता है, और आईओ बस में वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो आईओ वेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो अगेन जो हमारी रनिंग स्टेट है वो एम्प्टी हो गई और हमें नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको रनिंग स्टेट में डालना होगा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि टाइम स्विचिंग होती है, टाइम इंटरप्ट होती है हमारे पास, कि हमारे पास एक प्रोसेस है, उसका एक क्वांटम पीरियड था, वो एक्सपायर हो गया, तो उस प्रोसेस को हम रनिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में डाल देते हैं। थर्ड स्टेट या थर्ड कंडीशन जब जनरेट होती है कि एक प्रोसेस जो कि वेटिंग स्टेट में था किसी आईओ ऑपरेशन की वजह से, वो आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट से मूव करके रेडी स्टेट में आ गया। अब इस प्रोसेस की प्रायोरिटी अगर जो करंट रनिंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा है, तो फिर रनिंग प्रोसेस को रोका जाएगा और इस प्रोसेस को मूव किया जाएगा फ्रॉम रेडी टू द रनिंग स्टेट। ये चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये कहता है कि हमारे पास जो सीपीयू स्केड्यूलिंग टेक्निक्स हैं वो 2 तरह की बन जाती हैं, एक नॉन प्रीएम्प्टिव बनती है और एक प्रीएम्प्टिव बनती है। नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं कि वंस द सीपीयू हैज़ बीन एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, द प्रोसेस कीप्स द सीपीयू अंटिल इट रिलीजेस द सीपीयू ईदर बाय टर्मिनेटिंग और बाय स्विचिंग टू द वेटिंग स्टेट। या आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक दफ़ा एक प्रोसेस को जब सीपीयू असाइन कर दिया गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ नो अथॉरिटी टू टेक बैक द सीपीयू फ्रॉम द करंट रनिंग प्रोसेस। हमने एक प्रोसेस P1 था, उसको हमने सीपीयू असाइन कर दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उस P1 से सीपीयू को वापस नहीं ले सकता। या तो प्रोसेस P1 कंप्लीट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो सीपीयू को वापस कर देगा, या वो प्रोसेस P1 रनिंग स्टेट से किसमें चला जाए, वेटिंग स्टेट में चला जाए ड्यू टू सम आईओ ऑपरेशन, तो वो सीपीयू को वापस कर देगा। अदरवाइज सीपीयू को वो अपने पास रखेगा और यूज़ करेगा। तो इस तरह की जो स्केड्यूलिंग होती है उसको हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। दूसरी जो हमारे पास प्रीएम्प्टिव जो स्केड्यूलिंग है वो हमारे पास कहलाती है प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। और प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द अथॉरिटी टू टेक बैक द सीपीयू फ्रॉम द करंटली रनिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और पीछे एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लो प्रायोरिटी प्रोसेस से सीपीयू लेके हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को असाइन कर देगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है। तो आगे चल के जो हम सीपीयू स्केड्यूलिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव होंगी और कुछ हमारे पास प्रीएम्प्टिव होंगी। हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्केड्यूलिंग टेक्निक्स हैं। उन स्केड्यूलिंग टेक्निक को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जिसको हम कहते हैं ये हमारा स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया है, और इनकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इसमें है सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। सीपीयू यूटिलाइजेशन से क्या मुराद है? सीपीयू यूटिलाइजेशन से मुराद ये है कि हमारे पास वो टेक्निक, वो सीपीयू स्केड्यूलिंग टेक्निक बेहतर होगी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज कर दे। इसको आप यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास हमने 100 सेकंड के लिए अपना सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर किया, तो हम ये देखेंगे कि उस 100 सेकंड में से या एक फिक्स टाइम में से सीपीयू कितने टाइम बिजी रहा और कितने टाइम आइडल रहा। हम सीपीयू की 2 स्टेट बना लेंगे, एक बिजी स्टेट और एक आइडल स्टेट। अब जितना सीपीयू बिजी रहा, बिजी से मुराद ये है कि वो किसी ना किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, कोई ना कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा था, तो वो हमारे पास जो है उसका बिजी टाइम हो जाएगा, या वो हम कहेंगे कि उसका यूटिलाइजेशन टाइम है।
और जब वो आइडल रहा, उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो वो उसका फ्री टाइम हो गया या आइडल टाइम हो गया। तो हमारे पास बेहतर टेक्निक वो होगी जिसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो, मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू जो है वो यूटिलाइज करे, क्योंकि ऑब्वियसली जितना सीपीयू बेहतर या ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगा, ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर हो जाएगी। आइडल टाइम कम से कम हो और यूटिलाइजेशन टाइम या बिजी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2 है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम थ्रूपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रूपुट से मुराद है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। एक प्रोसेस ए है, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है। सिस्टम ए में हमारे पास जो है वो से जी 5 प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम कंप्लीट हो रहे हैं, जबकि बी में 8 प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम कंप्लीट हो रहे हैं। से जी प्रोसेस की जो नेचर है, ये जो लेंथ है वो बराबर है, तो हम कहेंगे जी बी बेहतर है, क्योंकि उसमें एक यूनिट टाइम में ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं जबकि ए में कम प्रोसेस हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली वी नीड मैक्सिमम थ्रूपुट। थर्ड नंबर पे जी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज सिंपली द टाइम टू रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस को सबमिशन से लेके कंप्लीशन तक या टर्मिनेशन तक के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम से कम हो, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। फिर है हमारे पास वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड्स इन द रेडी क्यू, कि एक प्रोसेस रेडी क्यू में कितनी देर वेट करता है और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट सीपीयू स्टेट एग्जीक्यूशन स्टेट में जाता है। यहाँ पे ये बात भी नोट कर लें कि एक प्रोसेस को रेडी स्टेट में एक दफ़ा नहीं आना पड़ता, बल्कि बार बार आना पड़ता है। हो सकता है वो एंड टाइम जो है वो रेडी क्यू में आए और उसके बाद फिर वो रनिंग में जाए, वेटिंग में जाए, ये जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट करे। तो किसी भी प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम होगा वो उस प्रोसेस का रेडी क्यू में गुजारा हुआ टोटल टाइम होगा। मतलब फर्स्ट टाइम वो आया और उसने रेडी क्यू में से 4 मिली सेकेंड वेट किया, नेक्स्ट टाइम वो आया उसने 6 मिली सेकेंड वेट किया, और थर्ड टाइम आया उसने 2 मिली सेकेंड किया। तो फिर हमारे पास जो उसका वेटिंग टाइम बनेगा वो 2 + 4 + 6 टोटल 12 मिली सेकेंड बन जाएगा। लास्ट हमारे पास है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। कि जब हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो पहला रिस्पॉन्स वो हमें देता है वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम में डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सिर्फ वो कंप्लीशन टाइम नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पहला रिस्पॉन्स जो है वो कितनी देर में जनरेट हो रहा है वो इस चीज़ का टाइम होता है। तो हमारे पास कौन सी टेक्निक बेहतर होगी? वो टेक्निक बेहतर होगी जो हमें मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन दे, मैक्सिमम थ्रूपुट दे और मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मिनिमम वेटिंग टाइम और मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम दे। जहाँ भी टाइम का फैक्टर आ जाता है तो ऑब्वियसली वो हमें मिनिमम चाहिए, और ताकि हमारी एफिशिएंसी या स्पीड बेहतर हो, और जो यूटिलाइजेशन या थ्रूपुट की बात है वो हमें मैक्सिमम चाहिए। हम आगे चल के देखेंगे कि कोई एक टेक्निक सारे पॉइंट्स को फुलफिल नहीं कर रही होती, लेकिन जो टेक्निक ज़्यादातर पॉइंट्स को फुलफिल कर रही है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन कौन सी स्केजुलिंग टेक्निक्स या स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं। इसमें हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कुछ मेजर्स होते हैं, उसमें एक तो हमारे पास होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट एक हमारे पास लाइन है जो बेसिकली ये बताती है कि डिफरेंट प्रोसेसेस के स्टार्टिंग टाइम और उनका एंडिंग टाइम। अगर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो 1 बाय 1 परफॉर्म की जा रही हैं, पहले ए फिर बी फिर सी, और हमारे पास कुछ इस तरह का स्केड्यूल आ रहा है कि जी ए जो है वो 0 से लेके 5 तक है, बी 5 से लेके 12 तक है, सी जो है वो 12 से लेके 20 तक है, तो ये हमारे पास उसका गैंट चार्ट कहलाएगा। उसके अलावा हमारे पास कंप्लीशन टाइम या टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं कि एक प्रोसेस सिस्टम में किस वक्त एंटर हुआ, किस वक्त सबमिट किया गया और किस वक्त वो कंप्लीट हुआ। तो वो जो टाइम डिफरेंस है वो हमारा प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। और वेटिंग टाइम है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रोसेस ने कितनी देर वेट किया। और फिर एवरेज वेटिंग टाइम है, एक प्रोसेस एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटर हुए, हर एक का अपना अपना वेटिंग टाइम है, और फिर हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे, सबके वेटिंग टाइम सम करके नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करके।
तो इस तरीके से फिर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी टेक्निक हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब डिस्कस करते हैं हम पहली टेक्निक, दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। और ये जिसको हम बाज़ दफ़ा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कह देते हैं। ये सिंपल क्यू बेस्ड है कि जिस तरह क्यू होती है जिसमें हम कहते हैं कि जो बंदा सबसे पहले क्यू में होगा सबसे पहले उसको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, फिर नंबर 2 को, फिर नंबर 3 को, और इस तरह जो बंदा सबसे लास्ट में क्यू में होगा उसको सबसे एंड में सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक हमारे पास FCFS कहलाती है, और ये हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक दफ़ा एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन में चला गया या तो वो कंप्लीट हो जाए या वो वेटिंग स्टेट पे चला जाए, तो वो उस प्रोसेस को जो है वो फ्री कर देगा, अदरवाइज वो प्रोसेस को यूज़ करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3। ये उनका बर्स्ट टाइम है। यहाँ बर्स्ट टाइम से मुराद है CPU बर्स्ट टाइम, या बाज़ दफ़ा हम इसको रनिंग टाइम भी कह देते हैं कि प्रोसेस P1 के लिए 24 है, P2 के लिए 3 है, P3 के लिए भी 3 है। ये किसी भी टाइम यूनिट में हो सकते हैं, नॉर्मली इसको हम मिली सेकेंड में डिनोट करते हैं। सपोज दैट प्रोसेसेस अराइव इन द ऑर्डर P1, P2 एंड P3। ये हमारे पास उसका गैंट चार्ट है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये प्रोसेस P1 सबसे पहले आया है तो वो 0 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ कंप्लीट होगा 24 सेकेंड पे, क्योंकि P1 का जो रनिंग टाइम है वो 24 था। उसके बाद नेक्स्ट P2 चलेगा और P2 कहाँ से स्टार्ट होगा 24 से स्टार्ट होगा और कहाँ कंप्लीट होगा 27 पे, क्योंकि P2 का जो रनिंग टाइम था वो 3 सेकेंड था। और उसके बाद फिर P3 चलेगा जो कि 27 से स्टार्ट करेगा और वो 30 सेकेंड पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें तो P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा, P1 का वेटिंग टाइम 0 होगा क्योंकि P1 आते ही एग्जीक्यूशन में चला गया था। P2 का वेटिंग टाइम कब होगा, क्या होगा, P2 का वेटिंग टाइम 24 होगा क्योंकि P2 को वेट करना पड़ा 24 सेकेंड और 24 सेकेंड के ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, तो लिहाजा 0 से लेकर 24 तक इसने वेट किया, यही इसका वेटिंग टाइम है। और P3 के लिए वेटिंग टाइम क्या होगा कि 27 होगा क्योंकि 0 से लेकर 27 सेकेंड तक इसने वेट किया, तो इसका वेटिंग टाइम 27 हो गया। अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो वो हमारे पास निकलेगा 0 + 24 + 27 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट इक्वल्स टू 17। अगर हम इसमें ही प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम या कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करें तो P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम 24 होगा, P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम 27 होगा, जबकि P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम 30 होगा। कि वो टाइम है जब ये प्रोसेस जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अगर हम इसी एग्जांपल के अंदर प्रोसेस का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दें और हम इस तरह एग्जीक्यूट करें कि पहले P2 चले, फिर P3 चले और फिर P1 चले, तो हमारे पास गैंट चार्ट कुछ इस तरह बनेगा। P2 फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और P2 का टोटल रनिंग टाइम 3 सेकेंड है तो वो 0 से लेकर 3 तक चलेगा। P3 का रनिंग टाइम भी 3 सेकेंड है तो वो 3 से लेकर 6 तक चलेगा। और P1 का रनिंग टाइम 24 है तो लिहाजा वो 6 से लेकर 30 तक चलेगा। गैंट चार्ट हमारा चेंज हो गया है। अब अगर आप इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें तो P1 के लिए वेटिंग टाइम क्या बनेगा, हमारे पास 6 बनेगा क्योंकि P1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6 पे, तो 0 से लेकर 6 तक उसने वेट किया। P2 का वेटिंग टाइम क्या होगा 0 होगा क्योंकि P2 सबसे पहले चला था, और P3 का वेटिंग टाइम क्या होगा 3 होगा क्योंकि वो P2 के बाद चला था। तो टोटल टर्न हमारे पास वेटिंग टाइम क्या बना 6 + 0 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ गया 3। लास्ट एग्जांपल में हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम 17 था जबकि इस दफ़ा हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम 3 है। ये डिफरेंस क्यों आया है, ये डिफरेंस इस वजह से आया है कि इस एग्जांपल में हमने स्मॉलर जॉब्स को पहले एग्जीक्यूट किया, लॉन्गर जॉब को बाद में एग्जीक्यूट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि FCFS में अगर लॉन्गर जॉब्स पहले चलेंगी तो सिस्टम का जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और अगर शॉर्टर जॉब पहले चलेंगी तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन टोटल प्रोसेस का जो कंप्लीशन टाइम है वो 30 सेकेंड है, वो वहाँ पे भी 30 सेकेंड है। इसका मतलब है दोनों केसेस में हमारे पास जो प्रोसेस आखिरी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है वो 30 सेकेंड पे ही कंप्लीट हो रहा है। तो इसको वो कहते हैं कि ये हमारा कॉन्वे इफेक्ट है। शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेसेस, कंसीडर 1 CPU बाउंड एंड मैनी IO बाउंड प्रोसेसेस। तो अगर हमारे पास कॉन्वे इफेक्ट ये होगा कि अगर हमारे पास पहले शॉर्ट प्रोसेस पहले लॉन्ग प्रोसेस चले और फिर बाद में हमारे पास जो है वो शॉर्ट प्रोसेस चलें तो हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट टेक्निक जो है वो हमारे पास कहलाती है SJF या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट टेक्निक। तो SJF टेक्निक के अंदर हमारे पास रूल ये होता है कि हम उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करते हैं जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे शॉर्ट होता है, या इन अदर वर्ड्स के शॉर्टर जॉब जो है वो पहले एग्जीक्यूट करेंगी और लॉन्गर जॉब जो है वो बाद में एग्जीक्यूट करेंगी। FCFS में एग्जीक्यूशन उनके अराइवल टाइम के हिसाब से होता था कि जो जॉब पहले आएगी वो पहले रन होगी, जबकि SJF में जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं उनमें से जो शॉर्टर जॉब है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जबकि लॉन्गर जॉब को बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो SJF टेक्निक का हमारे पास जो एडवांटेज है वो ये है कि इट ऑलवेज गिव्स अस द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। और इसका एक इशू है वो ये है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट CPU रिक्वेस्ट और CPU बर्स्ट। हमें एग्जैक्टली हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल होता है कि P1 का जो नेक्स्ट रनिंग टाइम है या CPU बर्स्ट है वो 5 सेकेंड ही है या 6 सेकेंड है या वो 10 सेकेंड है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो इसका एक सोल्यूशन है कि हम यूज़र से पूछें, लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि यूज़र का जो आंसर है वो भी कितना रिलायबल है या नहीं है, इस पर इशूज़ आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ SJF, हमारे पास 4 प्रोसेस हैं P1, 2, 3, 4, उनके रिस्पेक्टिव CPU बर्स्ट टाइम है 6, 8, 7 और 3। तो जब हम इसमें से एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमें पता चलेगा, हमने देखा कि सबसे जो कम टाइम है वो P4 का है, दैट इज़ 3 सेकेंड। तो लिहाजा हम सबसे पहले P4 को चलाएंगे, तो 0 से लेके 3 तक P4 चलेगा। नेक्स्ट इनमें से हमारे पास कौन सा है, P1 है, क्योंकि उसका टाइम 6 है, तो लिहाजा हम P1 को चलाएंगे 3 to 9। फिर हमारे पास है P3, तो हमारे पास 9 to 16 P3 चलेगा, और लास्ट में हमारे पास P2 चलेगा और उसका टाइम है 8, तो हमारे पास 16 से लेके 24 तक P2 चलेगा। एवरेज वेटिंग टाइम हम निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो पहला जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 3 है, फिर 16 है, 9 है और फिर 0 है। बेसिकली हमने 1, 2, 3 के ऑर्डर में निकाला है कि P1 के लिए जो है वो 3 है, 16 है हमारे पास P2 के लिए, और P3 के लिए 9 है, और P4 के लिए 0 है। तो और डिवाइड करेंगे हम उसे 4 से, तो हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाए वो हमारे पास 7 आ जाएगा। अगेन जो हमारी SJF है ये भी हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है। FCFS भी हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव है और SJF भी हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग टेक्निक है। फिर SJF का हम एक प्रीएम्प्टिव वर्जन डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या इसको हम SRT भी कह देते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है वो ये कहती है कि आपने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है कि जिसका रिमेनिंग टाइम जो है वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका टोटल टाइम था 10 सेकेंड, वो 2 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया है, तो उसका रिमेनिंग टाइम हमारे पास 8 सेकेंड है। अब अगर एक और प्रोसेस सिस्टम में आ जाता है जिसका टोटल टाइम इस करंट प्रोसेस के रिमेनिंग टाइम से भी कम है, इसका रिमेनिंग टाइम है 8 सेकेंड, जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है P2 उसका टोटल टाइम 5 सेकेंड है, तो SRT ये कहती है कि हमें इस करंट प्रोसेस को रोक के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी चाहिए, और हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसका टोटल टाइम 5 सेकेंड है हमें उसको पहले प्रोसेस करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और ये हमारा प्रीएम्प्टिव टेक्निक है। FCFS और SJF हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव थी, जबकि SRT जो है वो हमारी प्रीएम्प्टिव टेक्निक है। एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं 1 से लेके 4 तक, ये उनके अराइवल टाइम है और ये उनके बर्स्ट टाइम है। अराइवल टाइम से मुराद क्या है कि P1 जो है वो 0 सेकेंड पे आया, P2 1 सेकेंड पे, P3 2 सेकेंड पे और P4 3 सेकेंड पे। जब हमारे पास अराइवल टाइम डिफरेंट होते हैं तो हमें जब वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है या टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना होता है तो हमने ये भी देखना होगा कि वो प्रोसेस किस टाइम पे हमारे सिस्टम में आया और हमें वो टाइम वहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका प्रीएम्प्टिव SJF या SRT का गैंट चार्ट बनाएंगे तो वो कुछ हमारे पास ऐसे बनेगा कि सबसे पहले हमारे पास अराइवल टाइम किसका है 0। देखें वैसे तो टोटल टाइम हमारे पास P4 का सबसे कम है, वो है 5 सेकेंड, या सॉरी P2 का हमारे पास सबसे कम है 4 सेकेंड, लेकिन सिस्टम में P2 कब आ रहा है 1 सेकेंड पे, और सिस्टम में P1 कब आ रहा है 0 सेकेंड पे, और अभी हम 0 सेकेंड पे बैठे हैं, तो लिहाजा हम सिर्फ P1 को ही एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि 0 सेकेंड पे सिर्फ एक ही प्रोसेस है वो P1 है और वो एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, अगर ये P2 भी 0 सेकेंड पे आता और फिर ये 8 सेकेंड होता और ये 4 सेकेंड होता तो फिर हम पहले P2 को चलाते,
लेकिन अभी 1 सेकेंड हुआ ही नहीं, हम 0 सेकेंड पे हैं और 0 सेकेंड पे सिर्फ P1 है, P2 है ही नहीं सिस्टम में, तो लिहाजा हम P1 को ही चलाएंगे। अलबत्ता P1 जब 1 सेकेंड चल गया तो उसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 8 - 1 7 सेकेंड, और उस वक्त 1 सेकेंड के ऊपर सिस्टम में एक और प्रोसेस आ गया P2 और उसका टोटल टाइम कितना है 4। अब जो करंट प्रोसेस है P1 उसका रिमेनिंग टाइम है 7, जबकि P2 का टोटल टाइम है 4। ये टाइम शॉर्टर है करंट के रिमेनिंग टाइम से, तो लिहाजा हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे, P1 को रोक के हम किसको चलाएंगे, P2 को चला देंगे। तो लिहाजा 1 सेकेंड पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और अब P1 को रोक के आपने P2 को एग्जीक्यूट किया। P2 के बाद सिस्टम में P3 और P4 भी आ रहे हैं, लेकिन P3 और P4 का जो टोटल टाइम है वो P2 के टाइम से ज़्यादा है, तो लिहाजा अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी और P2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। P2 ने 1 सेकेंड से स्टार्ट किया, 4 सेकेंड उसकी लेंथ है, तो लिहाजा वो 1 से 5 के ऊपर जाके कंप्लीट हो जाएगा। अब जब वो 5 पे कंप्लीट होगा तो उस वक्त तक सिस्टम में P1 के अलावा P3 और P4 भी आ चुके होंगे, क्योंकि ये 2 सेकेंड पे एंटर हो चुके हैं और ये 3 सेकेंड पे एंटर हो चुका है, जबकि P2 जो है वो 5 सेकेंड पे कंप्लीट हुआ है। तो 5 सेकेंड के ऊपर सिस्टम में अब 3 प्रोसेसेस हैं, P1 जिसका रिमेनिंग टाइम है 7, P3 उसका टोटल टाइम है 9 और P4 उसका टोटल टाइम है 5। तो 7, 9 और 5 सबसे छोटा जॉब कौन सी है, हमारे पास P4 है, तो लिहाजा हम P4 को चला देंगे। और P4 कितना उसका टोटल टाइम है वो 5 सेकेंड है, तो 5 से लेकर 10 तक P4 चलेगा, फिर P4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा कंपैरिजन होगा P1 और P3 का। P1 का टोटल टाइम है, रिमेनिंग टाइम है 7 सेकेंड, P3 का 9 सेकेंड, तो लिहाजा हम P1 को चलाएंगे। तो 10 से लेकर 17 तक P1 चलेगा और उसके बाद फिर हमारे पास आखिर में P3 चलेगा और वो 26 तक चलेगा। एवरेज वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो P1 का एवरेज वेटिंग टाइम क्या बनेगा। अब P1 का एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि P1 सिस्टम में कब आया, कब कंप्लीट हुआ, और उसमें से उसका जो रनिंग टाइम है वो हमें माइनस करना होगा। P1 का टोटल टाइम है हमारे पास 8 सेकेंड, ठीक है, और उसमें से ये 1 सेकेंड यहाँ चला है और 7 सेकेंड यहाँ चला है। 1 सेकेंड हमारे पास यहाँ चला है और 7 सेकेंड हमारे पास यहाँ चला है, और 17 सेकेंड पे जाके हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो लिहाजा हमारा जो उसका इसको क्लोज कर दें। अच्छा, हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो सबसे पहले हम P1 का वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो आप देखें कि P1 0 सेकेंड पर आया और आते ही एग्जीक्यूशन पे चला गया, तो 0 से 1 उसका वेटिंग टाइम नहीं है। फिर 1 सेकेंड पे P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दी और फिर P2 चला, फिर P4 चला, और उसके बाद फिर P1 दोबारा 10 सेकेंड पे चला। तो इसका मतलब है 1 से लेके 10 तक इसका क्या है, वेटिंग टाइम है। तो यही उसने कैलकुलेट किया, 10 - 1, 10 में से 1 को निकाल दें तो ये डिफरेंस बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो P1 के लिए जो वेटिंग टाइम है वो है 9। नेक्स्ट हमारे पास P2 है। P2 1 सेकेंड पर आया और 1 सेकेंड पे ही उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, तो बेसिकली उसका जो वेटिंग टाइम है वो 0 हो गया, 1 - 1, तो हमारे पास ये उसने 1 - 1 लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है फिर P3 हमारे पास सिस्टम में आता है 2 सेकेंड के ऊपर, और P3 एग्जीक्यूट होता है 17 सेकेंड पे। तो इसका मतलब है 2 सेकेंड से लेकर 17 सेकेंड तक इसने वेट किया, ये इसका वेटिंग टाइम है। हम कैलकुलेट करेंगे 17 - 2, और लास्ट में हमारे पास P4 है। P4 सिस्टम में आता है 3 सेकेंड पे, एग्जीक्यूट होता है हमारे पास P4 5 सेकेंड के ऊपर। तो हमारे पास जो वेटिंग टाइम है उसका वो 3 से लेके 5 है, तो बेसिकली 5 - 3, और वो हमारे पास आ जाएगा 2, और इस सबको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास नंबर जो आएगा वो 6.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो 6.5 हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है। तो SGF जो है वो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक है, जबकि SRT जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्रीएम्प्टिव टेक्निक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूलिंग में हम प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर देते हैं, और वो प्रायोरिटी नंबर उसकी इम्पोर्टेंस को या उसकी कितना ज़्यादा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या वैल्यूएबल है, इसको शो कर रहा होता है। और प्रायोरिटी बेस्ड स्कीम सिंपली सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करती है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये नंबर हमारे पास जो है वो हायर नंबर होता है जो कि हायर प्रायोरिटी को शो करता है, बाज़ दफ़ा स्मॉलर नंबर जो है वो हायर प्रायोरिटी को शो कर रहा होता है। यानी 1 प्रोसेस अगर प्रायोरिटी 1 है तो इसका मतलब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और 5 है तो ये कम है,
और बाद दफ़ा ये होता है कि अगर 10 है तो वो हाईएस्ट है और 8 है तो वो हमारे पास कम है। प्रायोरिटी बेस्ड स्कीम दो तरह की हो सकती हैं, प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव भी। तो प्रीएम्प्टिव बेस नॉन प्रीएम्प्टिव का तो मतलब ये होगा कि एक दफ़ा हमने डिसीजन किया अवेलेबल प्रोसेस में से, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस था अवेलेबल में रेडी क्यू में, हमने उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया और उसको एग्जीक्यूशन पे डाल दिया। अच्छा, नॉन प्रायोरिटी में जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में चला जाएगा तो सीपीयू या ओएस जो है उसको दरमियान में इंटरप्ट नहीं करेगा या दरमियान में उसको रोकेगा नहीं। लेकिन अगर प्रीएम्प्टिव बेस प्रायोरिटी बेस्ड स्कीम है तो उसमें हमारे पास अगर एक प्रोसेस चल रहा है, से लेट्स से P5 चल रहा है और उसकी प्रायोरिटी भी वैल्यू भी 5 है, और एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है P8, उसकी प्रायोरिटी 10 है, तो फिर हम क्या करेंगे कि P5 को उसकी वर्किंग को हम रोकेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे, और जो नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें दो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक हमारे पास कहलाता है एक प्रॉब्लम है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन वैसे का मतलब होता है कहत की सूरत हाल। स्टारवेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोसेस है वो लो प्रायोरिटी का है और सिस्टम में इस तरह का इन्फ्लो बन रहा है कि कंटिन्यूसली हमारे पास हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आ रहे हैं, तो वो जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है वो उसको कभी एग्जीक्यूशन का चांस नहीं मिलेगा और उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसको हम कह देंगे कि चूँकि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो हम कह देंगे कि वो स्टारवेशन में चला गया, क्योंकि हमारे पास जो है कंटिन्यूसली हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही हैं। और फिर स्टारवेशन का सोल्यूशन हमारे पास कहलाता है एजिंग। एजिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है उसका वेटिंग टाइम, तो फिर हम क्या करते हैं कि वेटिंग टाइम के बढ़ने के साथ साथ इसकी जो करंट प्रायोरिटी वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो से जी हर 1 मिनट के वेट के बाद उसकी प्रायोरिटी में 1 का इंक्रीमेंट होगा। से अभी प्रोसेस की प्रायोरिटी 3 पे है और अब उसने वेट किया 5 मिनट्स, तो इसका मतलब है 5 मिनट में हर मिनट के ऊपर एक प्रायोरिटी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 5 मिनट के वेट के बाद उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 3 से बढ़ के 8 हो जाएगी। तो फिर एक टाइम आएगा कि जब इस प्रोसेस की प्रायोरिटी बाकी जो प्रोसेस हैं उनसे ज़्यादा हो जाएगी और फिर इस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो जाएगी और इसकी बारी आ जाएगी। तो ये उसका सोल्यूशन है जिसे हम कहते हैं एजिंग। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की। हमारे पास प्रोसेसेस हैं, सेकंड कॉलम में हमारे पास उनका रन टाइम है और थर्ड नंबर पे उनकी प्रायोरिटी वैल्यू है। तो यहाँ पे उसने उसका गैंट चार्ट बना रखा है कि सबसे पहले सबसे P2 को उसने एग्जीक्यूट किया। अब आप देखें P2 का एग्जीक्यूशन टाइम तो 1 है लेकिन उसकी प्रायोरिटी भी 1 है, और यहाँ पे 1 का मतलब है हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इस लिहाज से सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद फिर P5 को एग्जीक्यूट किया गया क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 2 थी, उसके बाद फिर P1 को चलना चाहिए क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 3 है, और फिर हमारे पास P3 चलेगा जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास 4 है, और आखिर में हमारे पास P4 चलेगा जिसकी हमारे पास प्रायोरिटी वैल्यू 5 है, सबसे कम है। तो ये इसी ऑर्डर में हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे पास सिंपली 8.2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो राउंड रॉबिन टेक्निक है। राउंड रॉबिन टेक्निक का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जब आता है तो वो उसको एक ख़ास क्वांटम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। सपोज करें एक प्रोसेस है, उसका टोटल रनिंग टाइम जो है वो 10 सेकेंड है, लेकिन हमने एक क्वांटम पीरियड डिसाइड कर लिया से 2 सेकेंड का, तो हर प्रोसेस को हम सिर्फ 2 सेकेंड के लिए चलाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो 10 सेकेंड का प्रोसेस ए जब आएगा तो एग्जीक्यूट करेगा और वो 2 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा। अब 2 सेकेंड में उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी तो लिहाजा वो दोबारा रेडी स्टेट में वापस चला जाएगा। उसके बाद बाकी प्रोसेसेस चलेंगे, फिर जब दोबारा उस प्रोसेस की बारी आएगी तो फिर दोबारा उसको 2 सेकेंड का सेशन मिलेगा, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम एंड फिर 5 टाइम। चूँकि उसके टोटल टाइम उसका 10 सेकेंड है और हम उसको क्वांटम 2 सेकेंड का दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उसको 5 दफ़ा रनिंग स्टेट में आना पड़ेगा और फिर दोबारा रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा। जब वो 5वीं दफ़ा आएगा तो उसका 10 सेकेंड पूरा हो जाएगा और फिर वो कंप्लीट होकर चला जाएगा। तो इसमें प्रोसेस जो है वो एक ख़ास टाइम के लिए एग्जीक्यूशन पे आते हैं, ख़ास टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं रेडी स्टेट में। इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि हमारे पास जब बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, अगर हम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में डाल दें और वो अगले कई सेकंड तक वही एग्जीक्यूट हो तो बाकी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं होते और वो उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, तो लिहाजा हमें ऐसा लगता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए तमाम प्रोसेसेस को चलाते हैं और उन्हें बारी बारी हम लेकर आते हैं रनिंग स्टेट में, उनको थोड़ी देर चलाते हैं और उसके बाद दोबारा फिर हम उनको वेटिंग स्टेट में या रेडी स्टेट में डाल देते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन में डाल देते हैं।
तो उसको हम कहते हैं, हमारे पास ये है हमारे राउंड रॉबिन की टेक्निक है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि जी राउंड रॉबिन में इफ़ प्रोसेस टाइम इज लेस देन क्यू से मतलब हमारा क्वांटम पीरियड है, और ये क्वांटम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइनर्स पे, ये मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ अलबत्ता क्यू का साइज़ ना तो बहुत स्मॉल रखा जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल रखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर क्यू का टाइम हम बहुत बड़ा रखेंगे तो फिर हमारी वो FCFS की तरह बन जाएंगे, तो लिहाजा हमें क्यू का टाइम जो है वो दरमियान में कहीं रखना चाहिए। तो ये कहता है कि इफ़ अ प्रोसेस टाइम इज लेस देन क्यू देन इट विल रिलीज CPU वॉलंटरली। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करें आपने क्वांटम टाइम रखा हुआ है 4 सेकेंड, अब एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है ही 3 सेकेंड, तो क्या वो 4 सेकेंड को इस्तेमाल करेगा? नहीं, वो 3 सेकेंड यूज़ करेगा और उसके बाद वो अब CPU को रिलीज़ कर देगा, और 3 सेकेंड के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। इसमें हम टाइमर इंटरप्ट इस्तेमाल करते हैं। टाइमर इंटरप्ट हमें ये बताती है कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जाता है, से अगर टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड के बाद एक इंटरप्ट जनरेट होगी जो कि हमारे पास टाइमर इंटरप्ट होती है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि जो करंट प्रोसेस है उसके 2 सेकेंड्स पूरे हो गए हैं, तो लिहाजा अब जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जाए और नेक्स्ट प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूशन में डाला जाए। तो यह बात हमने कही कि जी अगर क्यू का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो ये फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट बन जाएगी, या हम इसको FCFS भी कहते हैं, वो बन जाएगी। और अगर क्यू का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगी, और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो थोड़ा सा टाइम हमारा डिले होता है, तो लिहाजा हमें क्यू का टाइम जो है वो दरमियान में कहीं रखना चाहिए। एक एग्जांपल है राउंड रॉबिन की, जिसमें हमने क्वांटम जो रखा है वो 4 रखा हुआ है। ये प्रोसेसेस हमारे पास है P1 2 3 और बस टाइम है 24 3 3। तो जब हम इसका गेट चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले P1 चलेगा। अब चूंकि क्वांटम 4 सेकेंड है तो लिहाजा P1 वैसे तो P1 का टोटल टाइम 24 सेकेंड था, लेकिन हाँ P1 सिर्फ 4 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद फिर P2 चलेगा, 4 से 7 तक चलेगा, फिर P3 चलेगा, 7 से 10 तक चलेगा। अब चूंकि P2 और P3 के टोटल टाइम ही क्वांटम से कम था तो लिहाजा वो 3 सेकेंड के बाद जो है उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी। पहले P1 चला, फिर P2 चला, फिर P3 चला, उसके बाद P2 और P3 कंप्लीट हो गए तो पीछे से P1 ही बचा, तो फिर बाकी रिमेनिंग जो एग्जीक्यूशन है वो P1 की होगी। अगर P2 और P3 का रनिंग टाइम 3 से ज़्यादा होता, से 8 होता P2 का, तो उसका मतलब है फिर P2 को 2 दफ़ा चलना पड़ता है, एक दफ़ा 4 सेकेंड चलता, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा वो 4 सेकेंड चलता और फिर वो अपनी एग्जीक्यूशन जो वो कंप्लीट करता। नॉर्मली इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो ज़्यादा होता है SGF से, लेकिन इसमें जो रिस्पांस रेट है या जो रिस्पांस टाइम है वो हमारा इसमें बेहतर होता है, क्योंकि हर प्रोसेस थोड़ी थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूशन में आ जाता है और वो कोई ना कोई रिस्पांस जनरेट कर देता है। Q should be large compared to the context switching time. Q time या quantum time usually 10 millisecond to 100 millisecond, और where context switching is less than 10 हमारे पास 10 seconds की। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्यू का टाइम उसने एक एस्टिमेट दे रखा है कि जो क्वांटम टाइम पीरियड है वो इस टाइम रेंज में हम रख सकते हैं 10 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड के दरमियान। यहाँ पे उसने बता रखा है कि जी अगर हमारे पास क्वांटम टाइम 12 सेकंड होगा तो हमारे पास 0 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। अगर हम 6 कर देंगे तो उसका मतलब है 1 टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, और अगर हम इसको 1 कर देंगे तो हमारे पास 9 टाइम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। जैसे जैसे आप क्वांटम टाइम कम करते जाएंगे नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो हमारी बढ़ती जाएगी। लास्ट हमारी जो टेक्निक है वो हमारे पास कहलाती है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू बाकी टेक्निक से इसलिए डिफरेंट है कि बाकी टेक्निक्स में हम सिर्फ एक ही टेक्निक एट ए टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा क्यूज़ हैं और उन क्यूज़ के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा किस्म की जो है टेक्निक से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास प्रोसेस कैन मूव बिटवीन वेरियस क्यूज़, ठीक है। एजिंग can be implemented this way. Multi-level feedback queue scheduler defined by the following parameters के इसमें number of queues कितनी हैं, scheduling algorithm on each queue, method used to determine when to upgrade a process, method used to determine when to demote a process, or method used to determine which queues process will enter when that process needs service। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की, जिसमें हमारे पास ये 3 क्यू सिस्टम है, जिसमें ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। अब Q1 हमारे पास जो है वो राउंड रॉबिन है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटम लिखा हुआ है 8 सेकेंड। Q2 जो है वो हमारे पास
अगेन राउंड रॉबिन है और उसमें हमारे पास क्वांटम है 16 और लास्ट जो है वो हमारी FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें होगा ये कि प्रोसेस जो न्यू प्रोसेस है वो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्यू है इसमें एंटर होगा, ठीक है, और उसके बाद इस क्यू का जो बिहेवियर होगा वो राउंड रॉबिन के तौर पे होगा। यहाँ पे जो स्केजुलिंग एल्गोरिथम है वो राउंड रॉबिन का होगा और हमारे पास जो है वो प्रोसेस को 8 सेकंड के लिए क्वांटम के लिए एग्जीक्यूशन का से चांस मिलेगा। अगर ये प्रोसेस जो इसमें आया है फर्स्ट क्यू में, अगर उसका जो टोटल रनिंग टाइम वो 8 सेकंड से कम है तो वो इसी सेशन में कंप्लीट होगा और टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उस प्रोसेस का टाइम 8 सेकंड से ज़्यादा है, से वो 16 सेकंड है, तो वो 8 सेकंड में कंप्लीट नहीं होगा बल्कि 8 सेकंड एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद वो नेक्स्ट क्यू में चला जाएगा, ठीक है, सेकंड क्यू में चला जाएगा। और इसी तरीके से जब सेकंड क्यू से प्रोसेस निकलेगा और अगर वो फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट क्यू में। ओके, हमारे पास FCFS है। नंबर ऑफ क्यूज 3 फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ क्यूज ज़्यादा भी हो सकती हैं। अभी हमने कहा कि पैरामीटर में हमने डिस्कस करना होता है कि नंबर ऑफ क्यूज कितनी है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब जगह राउंड रॉबिन हो, हम डिफरेंट टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है हम पहली जो क्यू है उसमें हम प्रायोरिटी बेस स्कीम इम्प्लीमेंट कर दें। एक बात कॉमन होती है कि जब हमारे पास प्रोसेस की जो ये जो 3 क्यूज़ हैं इनकी भी प्रायोरिटी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस 1 या Q1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, Q2 की प्रायोरिटी उससे कम होती है और जो Q3 है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो जो जो हम लोअर द लेवल मूव करते हैं हमारे पास जो Q की प्रायोरिटी वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन क्वांटम अगर आप देखें तो पहले का क्वांटम 8 है तो सेकंड का क्वांटम 16 है, यानी लोअर द लेवल हम मूव करेंगे तो क्वांटम साइज इंक्रीज करेगा लेकिन प्रायोरिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज करेगी। उसका एडवांटेज ये होता है कि एक प्रोसेस है वो शॉर्टर प्रोसेस है तो वो हो सकता है पहली क्यू में ही एग्जीक्यूट करे और यहाँ से कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर वो प्रोसेस लार्जर प्रोसेस है, लॉन्गर प्रोसेस है, तो वो फिर सेकंड क्यू में आ जाएगा। लेकिन सेकंड क्यू में उसको वेटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि सेकंड क्यू के प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होंगे, जब फर्स्ट क्यू हमारी एम्प्टी हो जाएगी। अगर एक प्रोसेस A B C इस तरह डिवाइड हुए में है कि A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, तो पहले A एग्जीक्यूट होगा। अब A के पीछे कोई और नहीं है और जो फर्स्ट लेवल क्यू है हमारी एम्प्टी हो गई है, तो फिर सेकंड लेवल क्यू की बारी आएगी और फिर B अपनी एग्जीक्यूशन पे जाएगा। और जब A और B दोनों खाली होंगी तो फिर थर्ड लेवल की बारी आएगी और थर्ड प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन पे जाएगा। तो जैसे जैसे हम लेवल में नीचे मूव करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी डिक्रीज होती है और हमारे पास जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्वांटम टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है जिसके अंदर जो है बेसिकली IO बाउंड और जो CPU बाउंड प्रोसेस है उनको ये सेग्रीगेट करती है और सेग्रीगेट करने के बाद जो है वो एक बेहतर रिजल्ट जो है वो हमें जनरेट करके देती है। नॉर्मली पेपर में क्वेश्चंस इस तरह आता है कि आपको जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दी की हैं कि आपको एक डेटा गिवन होता है जिसमें प्रोसेसेस होते हैं, उनका बर्स्ट टाइम होता है, उनका अराइवल टाइम होता है और आपको ये कहा जाता है कि आप इसके ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई करें और उसका गैंट चार्ट बनाएं, उसका टर्न अराउंड प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालें, वेटिंग टाइम निकालें और एवरेज वेटिंग टाइम निकालें। इस चैप्टर 6 और एडिशन 9 के अंदर जो हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करें। 6.3 का पार्ट A और B, 6.16 और 6.17, और ये आप जो है वो सॉल्व करके आप अपने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू।